नमस्कार दोस्तों, वीडियो गुरु के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर सीरीज में इस पूरे वीडियो के दौरान हम लोग आज सीखेंगे जो भी डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके बारे में। जितने भी नियामक संस्थान हैं, चाहे फिर वो आरबीआई हो, चाहे फिर वो सेबी हो, चाहे फिर वो नाबार्ड हो, चाहे फिर वो एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक ही क्यों ना हो, सभी अलग अलग रेगुलेटिंग बॉडीज की अलग अलग एरियाज हैं और वो उन पर्टिकुलर एरियाज में अपेक्स बॉडी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कशन करेंगे सभी इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडीज से और यह भी देखेंगे कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आरबीआई की, दी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि आप सभी के सामने यहां पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है और लोगो में कौन सा एनिमल है आप सभी से यह भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो आपको याद रखना है यहां पर भारत का जो नेशनल एनिमल है यानी कि टाइगर, वो यहां पर बना हुआ है। ये चीज आप याद रखें क्योंकि एग्जाम में कई बार इस तरह के टेढ़े क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। 1926 यानी कि 1926 में एक कमेटी बनाई जाती है। 1926 में बनाई गई कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमीशन या हिल्टन यंग आयोग। नाम याद रखेंगे, 1926 में कमेटी कौन सी बनाई गई, नाम क्या था, हिल्टन यंग कमीशन या हिल्टन यंग कमिटी, नाम याद रखेंगे। 1926 ईयर भी आपको याद रखना होगा बिकॉज एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसी कमिटी की सिफारिशों के आधार पर आगे चल के आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट होता है और आरबीआई की जो स्थापना होती है वो होती है 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन रुकिए, स्थापना से पहले आरबीआई का एक कानून भी पास होता है जिसे हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। यानी रिजर्व बैंक का जो कानून है किस ईयर में पास हुआ, तो आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहां पर स्टार मार्क कर दिया है। 1934 आरबीआई के कानून को मान्यता मिलती है, आरबीआई का एक्ट पास होता है और इसके तहत ही 1 अप्रैल 1935 यानी कि 1 अप्रैल जो हो जाएगा आपका आरबीआई का बर्थडे आप कह सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत, वित्तीय वर्ष की भी शुरुआत 1 अप्रैल से होती है भारत में। तो याद रखेंगे 1935 आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1 अप्रैल और एक्ट जो पास हुआ था वो हुआ था 1934 में और कमेटी बनाई गई थी 1926 में। यह भी नाम याद रखिएगा जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई। जो भी प्रावधान इस कानून में थे उसके तहत आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट, आरबीआई का जो केंद्रीय कार्यालय है या जो इसका सेंट्रल ऑफिस है, यह शुरू में कलकत्ता में लोकेटेड था, लेकिन आगे चल के 1937 में से रीलोकेट करके परमानेंटली लेकर आया गया मुंबई। तो क्वेश्चन यह बन सकता है कि आरबीआई का जो इस समय हेडक्वार्टर है या जो आरबीआई का मुख्यालय है इस समय किस शहर में लोकेटेड है, तो आंसर हो जाएगा मुंबई। लेकिन इससे पहले कहां पर लोकेटेड था, तब आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता। आप सभी ये भी जानते हैं कि भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली होने से पहले क्या थी, तो उसका आंसर भी कोलकाता ही होता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली बनने से पहले कोलकाता थी। इसी तरह से आप लोग याद रखेंगे कि कलकत्ता में पहले इसका हेडक्वार्टर था, लेकिन 1937 इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि किस पर्टिकुलर ईयर में आरबीआई के हेडक्वार्टर को कलकत्ता से मुंबई रिलोकेट किया गया। देन योर आंसर इज 1937। याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ेंगे और ये आप सभी के सामने वो बिल्डिंग भी है जहां पर आरबीआई का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ये बिल्डिंग आरबीआई की है जिसे केंद्रीय कार्यालय या फिर सेंट्रल ऑफिस कहा जाता है। अब सर सेंट्रल ऑफिस होता क्या है, यहां पर क्या होता है, क्या काम किया जाता है, तो यहां पर जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो बैठते हैं, ठीक है, और जो भी आरबीआई की पॉलिसीज होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी है और जो दूसरी नीतियां होती हैं सभी की सभी यहीं पर फॉर्मुलेट की जाती हैं यानी कि बनाई जाती हैं। कुल मिलाकर केंद्रीय कार्यालय वह जगह है जहां पर गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां पॉलिसियां बनाई जाती हैं जिससे देश का केंद्रीय बैंक भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है, उन पर नियंत्रण रखता है। तो यह पूरा काम भारत की किस जगह से होता है, आरबीआई के सेंट्रल ऑफिस से होता है जो कि कहां पर लोकेटेड है, यह मुंबई में लोकेटेड है। नेक्स्ट, साथ ही साथ आपको एक बात यह भी याद रखनी है कि शुरुआती रूप में या मूल रूप से ओरिजिनली अगर हम लोग बात करते हैं तो आरबीआई प्राइवेटली ओन्ड था। प्राइवेटली ओन्ड का मतलब है कि आरबीआई की जितनी भी कैपिटल थी उसमें से कम 51% जो कैपिटल थी वो प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास थी। किसके पास थी? प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास थी। यह बात आपको याद रखनी है। यानी कि शुरुआती रूप में जो आरबीआई था वो एक निजी बैंक था, एक प्राइवेट बैंक था, लेकिन
1949 में 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है, यानी कि फुल्ली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको याद रखना होगा। सर ये कब हुआ, तो याद रखेंगे तारीख भी। तारीख थी 1 जनवरी, साल था 1949, यानी कि 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन होता है। आरबीआई की जो शुरुआती पूंजी उस समय थी वो पूरी तरह से सरकार ने अपने अंडर में ले ली, यानी कि 100 आउट ऑफ दी 100% जो आरबीआई की कैपिटल है यानी कि पूंजी है, अब किसके नियंत्रण में है, वो भारत सरकार के नियंत्रण में है और पूरी तरह से एक सरकारी बैंक है। थोड़ा सा इसी पॉइंट को और डिटेल में समझेंगे। यानी कि जब आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया, और आरबीआई को स्टैब्लिश कब किया गया, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट होता है। तो आप एक बात याद रखेंगे कि उस समय आरबीआई की जो कैपिटल थी वो 100 रुपए के 5 लाख शेयर्स में डिवाइडेड थी। आरबीआई के टोटल कितने शेयर थे, तो आरबीआई के टोटल जो शेयर थे वो थे 5 लाख, और हर शेयर की वैल्यू कितनी थी, तो हर शेयर की जो वैल्यू थी वो थी 100 रुपी। तो कुल मिलाकर आरबीआई की जो कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी इंडियन रुपी में 5 करोड़। कितनी हो जाएगी, 5 करोड़, जो कि 100 रुपए के 5 लाख शेयर्स में डिवाइडेड थी। और ये 100 आउट ऑफ दी 100% शेयर यानी कि 5 करोड़ की जो कैपिटल थी वो सरकार ने अपने अंडर में ले ली, और जितने भी शेयर थे वो सरकार ने परचेज कर लिए। तो इसी प्रोसेस को हमने कहा नेशनलाइजेशन। तो शुरुआती स्तर पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आरबीआई की कैपिटल कितनी थी, तो आपको याद रखना है 5 करोड़, या आरबीआई के कुल कितने शेयर थे शुरुआती रूप में, शुरुआती दौर में, तो आपको याद रखना है 5 लाख शेयर थे, और हर शेयर की जो वैल्यू थी वो थी 100 रुपी। ये भी आप याद रखेंगे। तो ये हो गई आरबीआई के नेशनलाइजेशन की पूरी प्रोसेस। आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में और बात करेंगे। रिजर्व बैंक के मामलों का जो संचालन होता है, यानी कि जो भी ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं, यानी कि केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा ही इसको कंडक्ट किया जाता है। बोर्ड की जो नियुक्ति होती है, ठीक है, केंद्रीय निदेशक जो मंडल होता है या केंद्रीय निदेशक जो बोर्ड होता है उसकी नियुक्ति भारत सरकार ही करती है, क्योंकि ये भारत सरकार के अंडर में काम करता है। और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो कि हमने देखा था कब का था, 1934 का ये अधिनियम था, 1934 का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम था, उसके अनुसार की जाती है, यानी कि कानून के तहत ही 1934 का जो कानून है आरबीआई का, उसके तहत भारत सरकार केंद्रीय निदेशक मंडल के सभी अधिकारियों की नियुक्ति करती है। यह पॉइंट आपको याद रखना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें कुछ आधिकारिक निदेशक भी होते हैं, यानी कि ऑफिशियल डायरेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि फुल टाइम के लिए रहते हैं, यानी कि पूर्णकालिक होते हैं। तो गवर्नर जो कि और अधिकतम 4 आपके डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई के मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर्स ही हो सकते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर ये सब क्या होते हैं, पूर्णकालिक यानी कि फुल टाइम मेंबर होते हैं, आधिकारिक निदेशक होते हैं, ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं किसके, बोर्ड ऑफ द आरबीआई के। ये आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ आपके गैर आधिकारिक मेंबर्स भी होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो जो गैर आधिकारिक निदेशक होते हैं जिन्हें हम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स कहते हैं, इनमें कौन कौन से लोग हो सकते हैं और कौन इन्हें नॉमिनेट करता है। तो सरकार द्वारा जो नॉमिनेट होते हैं, नामित होते हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक आते हैं। तो टोटल 10 मेंबर्स आपके यहां से होते हैं, और जो 2 अधिकारी होते हैं वो सरकारी अधिकारी होते हैं। तो टोटल ये हो गए आपके 12। अन्य जो 4 निदेशक होते हैं वो प्रत्येक 4 स्थानीय बोर्डों में से एक होते हैं, क्योंकि आरबीआई के जो टोटल लोकल बोर्ड हैं वो 4 हैं, यानी कि 4 लोकल बोर्ड से 4 अधिकारी आपके यहां पर हो जाएंगे। 4 और 2 को हम जोड़ते हैं तो 6 हो गए। 6 और 10 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो टोटल आपके निकल कर आएंगे 16 मेंबर्स। और इन 16 मेंबर्स में से अगर हम ऐड कर दें 5 और, क्योंकि उसमें आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर भी शामिल हैं, 1 गवर्नर 4 डिप्टी गवर्नर, तो हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई के बोर्ड में कुल 21 लोग काम करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर की, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि आरबीआई के जो टोटल मेंबर्स हो सकते हैं आरबीआई बोर्ड में वो हो सकते हैं 21, जिनमें से एक जो होगा वो आपका होगा फुल टाइम मेंबर,
ओके, तो चलिए यहां से हम बता दें, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, टोटल 21 मेंबर्स हो सकते हैं, जिनमें से एक होते हैं आरबीआई के गवर्नर और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। टोटल आपके बनते हैं 5, और यही 5 आपके होते हैं आरबीआई बोर्ड में फुल टाइम मेंबर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद है। अब आप यहां पर समझिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरबीआई के गवर्नर की और फिर बात करेंगे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। श्री शक्तिकांत दास जी आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, जिन्होंने पिछले 12 दिसंबर 2018 को ही पदभार ग्रहण किया था, जब आरबीआई के 24वें गवर्नर उर्जित पटेल साहब ने रिजाइन किया था अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। ठीक है, तो देखिए आपको यहां पर ये डेट याद नहीं करनी है, एग्जाम में डेट नहीं पूछी जाएगी। हां, ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई के करंट जो डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के करंट जो गवर्नर हैं वो कौन से नंबर के गवर्नर हैं? देन योर आंसर इज 25th। नाम है शक्तिकांत दास। अगर आपसे एग्जाम में यह पूछता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, देन योर आंसर इज ऑसबॉर्न। जी हां, ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ was the first governor of RBI। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, तभी ऑसबॉर्न स्मिथ को आरबीआई का पहला गवर्नर चुना गया था। और कई बार क्वेश्चन यह भी पूछ दिया जाता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, देन योर आंसर इज सी डी देशमुख। सी डी देशमुख का आपको नाम याद रखना है। सी डी देशमुख साहब आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, जो कि 1943 से लेकर 49 तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे। और 1947 में जब भारत को आजादी मिली 1947 में, और 15 अगस्त की हम बात करें तो आजाद भारत के पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे, तब भी आप आंसर लगाएंगे सी डी देशमुख, क्योंकि उनका जो कार्यकाल था वो 1949 तक रहा था। तो उम्मीद है ये सारे फैक्ट्स आपको यहां पर क्लियर होंगे। बढ़ते हैं आगे, आरबीआई के जो फुल टाइम मेंबर्स हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे डिप्टी गवर्नर्स की। और जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934, 4 से ज्यादा मैक्सिमम डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। कम जरूर रह सकते हैं एक समय में कि एक बार में 3 लोग काम कर रहे हो, 3 ही डिप्टी गवर्नर हो, एक बार में 2 ही डिप्टी गवर्नर हो, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। सबसे पहले बात करेंगे एनएस विश्वनाथन साहब की। ठीक है, कब से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, तो आप ये देख सकते हैं 4 जुलाई 2016 से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। नाम क्या करना है आपको, यहां पर काम क्या करना है? आपको काम यह करना है कि आपको इनका नाम याद रखना है कि एनएस विश्वनाथन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, और 4 ऑप्शन वहां पर आपको दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा आरबीआई का करंट में डिप्टी गवर्नर नहीं है। तब आपको उस केस में नाम याद होने चाहिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स के, तब आप वहां पर वो पर्टिकुलर आंसर को टिक कर पाएंगे, मार्क कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं वो आप सभी के सामने है, डॉक्टर विरल वी आचार्य साहब। डिप्टी गवर्नर है कब से? 2017 से। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि यह डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारे सामने वो है श्री बीपी कानूनगो साहब। नाम याद करेंगे, लेकिन आपको डेट से कोई मतलब नहीं, डेट आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाने वाली। तो तीसरे हो गए बीपी कानूनगो साहब, और चौथे हैं एम के जैन, यानी कि महेश कुमार जैन साहब। ये सबसे लेटेस्ट हैं और 2018 में ही आरबीआई के डिप्टी गवर्नर चुने गए हैं। डेट याद नहीं करनी है, नाम रट लेना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सभी फुल टाइम मेंबर्स हमने आरबीआई के यहां पर देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे आरबीआई के स्थानीय बोर्ड की, यानी कि लोकल बोर्ड्स की। आपके सामने है भारत में अगर हम बात करें मैप की, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, 4 आपकी डायरेक्शन होती हैं। तो अगर इसके हिसाब से मैं देखूं तो नॉर्थ की जो सबसे बड़ी सिटी है वो है दिल्ली। तो आपको याद रखना है कि जो नॉर्थ साइड का, वैसे ऐसा कहा नहीं जा सकता कि नॉर्थ जोन है या साउथ जोन है, वो केवल मैं आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूं कि नॉर्थ की जो सबसे बड़ी सिटी है वो है न्यू दिल्ली। तो ऐसे याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि जो पहला लोकल बोर्ड है वो है न्यू दिल्ली। ईस्ट में आप जाएंगे तो सबको मालूम है कोलकाता काफी बड़ा मेट्रो सिटी है वहां पर, तो कोलकाता हो जाएगा आपका सेकेंड आपका लोकल बोर्ड। साउथ में जाएंगे तो चेन्नई को नाम याद रखेंगे, काफी बड़ी सिटी है, तो चेन्नई हो जाएगी साउथ में। और अगेन मुंबई, यानी कि वेस्ट जोन का जो पूरा कामकाज है वो सब देखता है, मुंबई से देखा जाता है। तो इस तरह से आप चारों बोर्ड्स को याद रख सकते हैं। टोटल 4 लोकल बोर्ड्स हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन आपको वहां पर आंसर करना होगा। और अगर आपका आंसर कुछ भी होता है, इन 4 शहरों के अलावा कोई भी ऑप्शन में आता है, तो वो आपका आंसर वहां पर मार्क किया जाएगा। कार्यालयों की बात करते हैं। हमने देखा आरबीआई का एक सेंट्रल ऑफिस है जो कि मुंबई में है। हमने देखा आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड हैं जो कि मैंने आपको अभी बताए। इसके अलावा आरबीआई के 27 जो है वो रीजनल ऑफिस हैं, यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इनकी
की संख्या आपको याद रखनी होगी। और इसके अलावा जो आपके सब ऑफिस हैं वो आपके 4 हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि 27 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, यानी कि रीजनल ऑफिसेस हैं, जिनमें से अधिकांश राज्य की राजधानियों में हैं, और 4 उप कार्यालय हैं, यानी कि सब ऑफिसेस भी हैं। तो कुल मिलाकर इनको अगर हम लोग टोटल करते हैं तो इनका टोटल निकल कर आता है 31, इनका टोटल निकल कर आता है 5। तो कुल मिलाकर आप ये देख सकते हैं कि भारत के अलग अलग शहरों में टोटल 31 ऑफिस हैं, और 5 में से 1 केंद्रीय ऑफिस है और 4 आपके क्या हैं, लोकल बोर्ड। यहां पर आप सभी के सामने एक इमेज है जिसमें आप भारत में आरबीआई के जितने भी रीजनल ऑफिस हैं और जितने भी आरबीआई के सब ऑफिस हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि लिखा हुआ था थ्योरी में कि मोस्टली आपके कहां पर है, मोस्टली आपकी कैपिटल्स में है। तो आप यहां पर देख सकते हैं मोस्टली आपको यहां पर कैपिटल्स नजर आएंगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, भोपाल है, रायपुर छत्तीसगढ़ है, कोलकाता है, रांची है, पटना है, नागपुर है, ठीक है, हैदराबाद है, पणजी है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि ये सभी के सभी आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय हैं और सब ऑफिसेस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरबीआई की कुल कितनी सब्सिडरीज हैं, यानी कि सहायक कंपनियां हैं? तो अब आपका आंसर होगा 4। पहले आंसर होता था 3, लेकिन अब वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई की एक लेटेस्ट जो सब्सिडरी है वो बन गई है और उसका नाम है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं रैबिट। सबसे पहले बात करेंगे डीआईसीजीसी की। अब यहां पर डीआईसीजीसी का जो फुल फॉर्म है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, फुल फॉर्म याद रखिएगा। बैंकों में जो भी डिपॉजिट किया जाता है उसका जो गारंटी होती है, इंश्योरेंस गारंटी जो होती है, वो डीआईसीजीसी के द्वारा दी जाती है, जो कि 1 लाख रुपए तक होती है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये जो संस्था है ये इस नाम से जानी जाती है, जो कि बैंक नोट की मुद्रण से जुड़ी हुई है। तीसरी जो है वो है नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी सेशन में, पार्ट 2 में। ओके, तो ये हाउसिंग सेक्टर में एक डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, तो पार्ट 2 में इसके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। और फिर बात हो रही है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग भी दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं कि किस तरह से बैंकिंग सिस्टम जो है वो साइबर सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा मुद्दा साबित होता जा रहा है। भारत के बैंकिंग सिस्टम में समय समय पर वायरस या फिर उसको हैक करने की कोशिशें की जाती हैं। तो यानी कि जो इसकी जो साइबर सिक्योरिटी है पूरे बैंकिंग सिस्टम की भारत में, कहीं ना कहीं उसको सिक्योर करने के लिए और भारत के बैंकिंग सिस्टम को और बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए रैबिट नाम की जो संस्था है वो काम करती है। तो यहां आपके लिए फुल फॉर्म जान लेना ही काफी है। एग्जाम में आपके यहां पर फुल फॉर्म पूछा जाएगा और फुल फॉर्म हर बैंक का यहां पर हर सब्सिडरी का फुल फॉर्म आपको रटा होना चाहिए, और संख्या भी, यानी टोटल कितनी सब्सिडरी है तो रटा होना चाहिए। 4 सब्सिडरी है, 4 लोकल बोर्ड भी हैं, ये भी याद रखेंगे। टोटल ऑफिसेस कितने हैं, 31 है, ये याद रखेंगे। 4 ही आपके डिप्टी गवर्नर्स हैं, ये भी याद रखेंगे। आरबीआई 1926 क्या हुआ, आरबीआई की कमेटी बनती है, नाम था हिल्टन यंग कमीशन। 1934 में क्या होता है, आरबीआई का एक्ट पास होता है। 1935 1 अप्रैल के दिन आरबीआई का स्थापना होती है। इसके बाद 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई पहुंचता है। 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया जाता है, तारीख थी 1 जनवरी। ये सारी की सारी चीजें आपको याद होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट रेलेवेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। बात की जाएगी इस लोगों से, आप समझ गए होंगे, बात हो रही है यहां पर सेबी की। सेबी किसको कंट्रोल करती है, भारत के पूरे कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती है, शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। फुल फॉर्म की बात करें तो सामने लिखा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, तो जिन भी संस्थाओं के लास्ट में ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल है, आप समझ लीजिए उन सभी के हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में लोकेटेड हैं, क्योंकि मुंबई में एक मॉन्यूमेंट्स है जिसका नाम है गेटवे ऑफ इंडिया, नाम सुना होगा। तो गेटवे ऑफ इंडिया की हम बात करें, गेटवे ऑफ इंडिया के लास्ट में शब्द जुड़ा हुआ है ऑफ इंडिया, तो आप इससे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि जिन भी संस्थाओं के लास्ट में ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल है उन सभी के हेडक्वार्टर है मुंबई। लाइक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो हेडक्वार्टर हो जाएगा इसका मुंबई। सेबी आप सभी के सामने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका मुंबई। इसके अलावा एक बैंक है जिसका नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन योर आंसर इज आल्सो इन मुंबई। इसके बाद अगर हम बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एलआईसी की, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसका हेडक्वार्टर भी हो जाएगा मुंबई। इसके बाद एक और बैंक है जिसका नाम है आईडीबी
बैंक, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका हेडक्वार्टर भी हो जाएगा मुंबई। ठीक है, इस तरह से सारी चीजों को याद रखना। एक और बैंक है, इसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉमर्शियल बैंक है। लास्ट में ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल है, तो इसका हेडक्वार्टर भी हो जाएगा मुंबई। तो उम्मीद है यहां से आप आसानी से याद रख पाएंगे कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में लोकेटेड है। लेकिन यहां पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसका जो स्टेब्लिशमेंट हुआ है वो हुआ है 1988 में, लेकिन इसका जो कानून पास हुआ है, एक्ट जो पास हुआ है, वो पास हुआ था 1992 में, यानी कि कानून बाद में बना है। ठीक है, सेबी का जो अधिनियम है वो 1992 में आया है, लेकिन इसका जो स्टेब्लिशमेंट है वो 1988 में हुआ है। ये आरबीआई की तरह नहीं है कि 34 में कानून पास हुआ, इसी वजह से 35 में आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया। नहीं, यहां पर सिस्टम थोड़ा उल्टा है। 88 में इसको स्टैब्लिश किया गया और 4 साल तक इसने काम किया, लेकिन इसके पास कोई पावर नहीं थी कंपनियों को कंट्रोल करने की। इसके पास जो लीगल पावर आती है वो आती है 1992 में, जब ये कानून पास किया जाता है। तो कानून पास होने के बाद सेबी आपकी एक लीगल बॉडी बन जाती है, एक वैधानिक संस्था बन जाती है, एक स्टैट्यूटरी मैंडेट और पावर रखने वाली संस्था बन जाती है। तो सेबी का कानून का पास हुआ, ये ईयर आप लोग को याद रखना होगा। नेक्स्ट, ये हेडक्वार्टर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेबी के लास्ट में ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल होता है, तो सेबी भवन का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में लोकेटेड है। आप यहां पर पिक्चर का दीदार कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसको स्टैब्लिश किया गया है? तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट का मतलब होता है शेयर बाजार। शेयर बाजार में आपके शेयर भी खरीदे बेचे जाते हैं, डिवेंचर भी खरीदे बेचे जाते हैं, और भी डेरिवेटिव्स भी खरीदे बेचे जाते हैं, और भी अलग अलग तरह के सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि शेयर मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, ठीक है, इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर का जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है शेयर मार्केट में वो डूबे ना, या कोई उनके साथ कोई गलत तरीके का काम ना करे। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात यह है कि जितनी भी प्रतिभूतियां सिक्योरिटीज निवेशकों के द्वारा इन्वेस्ट की जाती हैं, उनके साथ कोई गलत या कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई कंपनी उनका पैसा डुबा ना दे या भाग ना जाए, इस तरह की चीजें भारतीय शेयर मार्केट में यानी कि कैपिटल मार्केट में नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रमोट करना, उसको डेवलप करना, इसका पूरा काम सेबी का होता है। जिस तरह से आरबीआई भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, प्रमोट करता है, डेवलप करता है, उसी तरह सेबी भारत के शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल और रेगुलेट करती है। करंट चेयरमैन की बात करें तो इस समय इसके जो चेयरमैन है वो है अजय त्यागी साहब। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए यहां पर मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूं। चेयरमैन है ये सेबी के। एग्जाम में सीधा सीधा एक नंबर पर इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बॉडी है, रेगुलेशन बॉडी है, उसका नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे IRDA आई के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अब इसे ऑफ इंडिया भी इसके नाम में लगा दिया गया है, यानी कि इसका पूरा नाम हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। करती क्या है, सीधी सी बात यहां पर इसके नाम से समझिएगा। आई का मतलब है यहां पर इंश्योरेंस, और आर का मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी, यानी रेगुलेशन वर्ड यहां पर याद रखना है। आई से इंश्योरेंस और आर से रेगुलेटरी, यानी कि इंश्योरेंस पर जो रेगुलेशन है, उसका जो नियमन है, नियमन इसको हम हिंदी में कहेंगे, उसका जो नियमन है, उस पर जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो इस संस्था के पास है। भारत के बीमा उद्योग को नियंत्रित और विकसित करने वाली एक सर्वोच्च वैधानिक निकाय है, एक सर्वोच्च वैधानिक संस्था है। तो जिस तरह से आरबीआई भारत के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, सेबी भारत के शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल और रेगुलेट करती है, उसी तरह IRDAI भारत के इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल और डेवलप करती है। ये आप लोग बात याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट ईयर्स आप सभी के लिए, इसका गठन कब किया गया, तो इसका गठन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इसका कानून का पास किया गया। ओके, नेक्स्ट, इसके हेडक्वार्टर के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो थोड़ा सा इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत के बहुत बड़े शहर में नहीं, लेकिन उतना छोटा भी नहीं है। हैदराबाद का नाम आपने सुना होगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में लोकेटेड है, लेकिन इससे पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड हुआ करता था, लेकिन 2001 में इसके हेडक्वार्टर को न्यू दिल्ली से रिलोकेट करके तेलंगाना हैदराबाद ले जाया गया। तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि इसका जो एग्जिस्टिंग हेडक्वार्टर था वह कहां पर लोकेटेड था, तो आपको बताना होगा
न्यू दिल्ली। करंट चेयरमैन साहब की बात करें तो बिल्कुल हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। बिकॉज अगर हम लोग करंट अफेयर्स की बात करें, आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स भी पूछी जाती है, तो हाल ही में सुभाष चंद्र खुंटिया साहब को यहां पर अपॉइंट किया गया है चेयरमैन, और बात हो रही है यहां पर IRDAI की। तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो आपके करंट अफेयर्स से जोड़कर भी पूछा जा सकता है। तो सुभाष चंद्र खुंटिया साहब का नाम याद रखिएगा, हाल ही में IRDAI के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं।